टारगेट जो व्लादिमीर पुतिन करना चाह रहे हैं वो है स्विफ्ट का। तो स्विफ्ट एक तरीके का डॉलर बेस्ड और वेस्टर्न बेस्ड बैंकिंग नेटवर्क है, जिसमें से सैंक्शन लगाकर रूस को बाहर कर दिया गया था जब से रूस ने आक्रमण किया था यूक्रेन के ऊपर। तो व्लादिमीर पुतिन कई बार इस बात को कह चुके हैं और युद्ध के शुरुआती दौर में भी 2022 में उन्होंने कहा था कि अच्छी बात नहीं है कि रशिया को आइसोलेट किया जा रहा है, कोने में डाला जा रहा है और अलग थलग किया जा रहा है स्विफ्ट नेटवर्क से। इसको अगर हम याद करें तो यूरोपियन यूनियन और नेटो के कंट्रीज के साथ भी जो संबंध हैं वो भी खराब हुए थे और रशियन अर्थव्यवस्था को इसमें काफी हानि पहुंची थी। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो ब्रिक्स का जो एजेंडा है जो 2006 में बनाया गया और इसका जो नामकरण किया गया वो गोल्डमैन साक्स ने किया और 2009 से साउथ अफ्रीका भी इसमें आया और येकेटेरिनबर्ग में इनकी समिट हुई। तो एक एक्चुअली इंटरनल डिबेट थी जिसकी बात मैं पहले कर चुका हूं कि कन्फ्रंटेशन तो होगा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के इंस्टीट्यूशन से, पर ये इतना प्रखर और मुख्य रूप से सेंट्रल एजेंडा ब्रिक्स का ना बने और एजेंडा रहे पर बिल्कुल मुख्य एजेंडा ना बने, पर इसके विपरीत कोशिश कर रहा है मॉस्को और व्लादिमीर पुतिन अभी चेयरमैन है ब्रिक्स के इस साल। तो वो इस डायरेक्शन में पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि स्विफ्ट का नाश हो और जो वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम है उसको किसी तरीके से हटा के और जो डॉलर जो इंटरनेशनल करेंसी है उसको पूरी तरीके से हटा के एक ब्रिक्स की करेंसी इजाद की जाए। और इसमें इस तरफ से 2014 में भी प्रयास शुरू हो गए थे जब एडीबी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो ब्रिक्स ने खड़ा किया था जिसका कैपिटल करीब $32 बिलियन था। तो इसी तरीके की बातचीत भी इसी मौके पर रहने वाली है। पर कुछ और भी देश हैं, टर्की और भी देश हैं 3-4 जो इनवाइटेड हैं और ये सारे कंट्रीज बनना चाहते हैं ब्रिक्स के फुल फ्लेजेड मेंबर। अभी 36 राष्ट्र इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें से 20 इन राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष भी आएंगे, जैसे मोदी पुतिन आए हैं। तो मुझे लगता है कि भारत और रशिया का जो संबंध है वो और प्रगाढ़ होगा, पर मुझे लगता है कि यूक्रेन वॉर भी एजेंडा रहने वाला है, पर शायद व्लादिमीर पुतिन के अध्यक्षता के कारण इसको गौण मुद्दा बनाया जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत और रूस की कोऑपरेशन तो है ही, पर सैन्य कोऑपरेशन और ज्यादा डेवलप होगी, क्योंकि हम देखें तो भारत को MiG-27 और MiG-29 रशियंस ने दिए थे जो अब काफी पुराने हो चुके हैं और उनकी जगह रफाल, सुखोई और तेजस भारतीय एयरफोर्स में आ गए हैं। तो शायद इन सब बातों के बारे में भी आगे कुछ घटनाक्रम बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक है द्विवेदी जी, ठीक है आपके पास आएंगे और अभी फिलहाल हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संदीप जी देखिए, अभी जिस तरीके से जिस गर्मजोशी के साथ पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया, जो बैठक अभी हुई उसमें जो वार्ता हुई वो सुनी कि किस तरीके से यहाँ पर एक्साइटमेंट पीएम मोदी में भी जो है वो कल के लिए दिखाई है कि कल इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए पूरी तरह से उत्सुक हूँ मैं। इसी के साथ रूस यूक्रेन पर उन्होंने अपनी बात रखी और सहयोग की भी बात रखी। एक बड़ा संदेश जो मिलने वाला है इस ब्रिक्स सम्मेलन के 2 दिन की यात्रा के बाद, वो क्या हो सकता है बड़ा संदेश जो दिया जाएगा? देखिए, यदि बड़ा संदेश की बात करें तो सबसे पहले ब्रिक्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ब्रिक्स अपने आप में इंडियन फॉरेन पॉलिसी का जो मल्टीलेटरलिज्म की जो फिलॉसफी है, जो भारत हमेशा कहा है कि दुनिया में जो इंस्टीट्यूशंस है उनका जो नेचर होना चाहिए मल्टीलैटरल फॉर्म में होना चाहिए, हेजेमोनिक एजेंडा नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने देखा कि 1945 के बाद जो लिबरल ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी इंस्टीट्यूशंस रहे, स्पेशली यदि मैं IMF वर्ल्ड बैंक की बात करूं तो यूरोसेंट्रिक डोमिनेंस हमेशा रहा है। तो ब्रिक्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन का जब इमरजेंस होता है और उसका जो रोल जो है एक्सपैंड हो रहा है दिन पर दिन, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम ये देख सकते हैं कि भारत की जो फिलॉसफी है कि जो पावर सेंटर है वो हेजेमोनिक ना हो, वो यूरोसेंट्रिक बेस्ड ना हो, और इसीलिए भारत हमेशा की कोशिश रही कि ब्रिक्स का विस्तार हो, एक्सपेंशन हो। और लास्ट टाइम जब एक्सपेंशन हुआ जिसमें से मिडिल ईस्ट के सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री UAE, ईरान,
और इजिप्ट शामिल होते हैं, अफ्रीका से यूथोपिया शामिल होता है, तो भारत को खुशी होती है, क्योंकि भारत का मानना यह है कि दुनिया में एक ऑर्डर ऐसा एस्टैब्लिश हो जो नॉन वेस्टर्न बने, एंटी वेस्टर्न ना हो। और भारत ये हमेशा क्लैरिफाई करता रहा स्टैंड को कि ब्रिक्स का एजेंडा जो है वो एंटी वेस्टर्न नहीं है, वो नॉन वेस्टर्न है। और इसका मतलब सीधा साफ ये है कि जो ग्लोबल साउथ है, उस ग्लोबल साउथ को एक सेंट्रल स्टेज पर उसकी आवाज को लाना होगा। और यही कारण है कि जब मोदी जी जब जाते हैं रूस में, तो वो बायलैटरल रिलेशन की तो बात होती रहती है, और पिछले महीने जो जुलाई में भी गए थे तब भी एनुअल समिट हुई, लेकिन यहाँ पर बायलैटरल इशू इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पर डीडॉलराइजेशन का इंपॉर्टेंट इशू होगा। जो डॉलर हेजमनी है, जो डोमिनेंस है, जिस तरीके से रशिया को आइसोलेट किया है, और स्विफ्ट सिस्टम ने जो पूरी वेपनाइज किया है रशिया की इकोनॉमी को, तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जब ब्रिक्स का विस्तार होता है और दुनिया का 50% से ज्यादा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन 1/4 से ज्यादा जिसकी अपनी एक इकोनॉमी होती है, तो ऑब्वियसली उसका एक अपना वेटेज होता है, और वो जो वेटेज है उसको इग्नोर नहीं कर सकते बहुत दिनों तक। एक मैं इस पर एक पॉइंट को ऐड करना चाहूंगा। फॉरेन अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर से जब पूछा गया कि आप ये बताइए कि G7 वर्सेस ब्रिक्स है, तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा नहीं है, यदि G7 जो ब्रिक्स का उदय हुआ है तो वो कहीं ना कहीं G7 के वजह से हुआ है। दैट मीन्स कि G7 का जो एक्सपेंशन था वो कहीं ना कहीं इस इंक्लूसिव नहीं था, वो पूरी तरह से यूरोसेंट्रिक था, और दुनिया आज यूरोसेंट्रिक ऑर्डर से आगे नहीं बढ़ सकती है। दुनिया में ग्लोबल साउथ की आवाज को सम्मिलित करने के लिए ये जरूरी है कि ब्रिक्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन का विस्तार हो। और हमने साबित किया है G20 में, और जब G20 की मीटिंग भारत में हुई थी तो इंडिया का प्रयास था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया जाए। तो देखिए भारत की फिलॉसफी एक इंक्लूजन की रही है, भारतीय दर्शन में एक समावेशी विकास की भावना रही है, और यही रीजन है कि पूरा वैश्विक जो ऑर्डर है, जो ग्लोबल ऑर्डर है, उस ग्लोबल ऑर्डर में इंक्लूजन का जो प्रिंसिपल है, उस ग्लोबल ऑर्डर में फेयर ऑर्डर, ग्लोबल गवर्नेंस का जो प्रिंसिपल है। आपको बस बताना चाहूंगा कि लास्ट समिट अभी हुई थी, जब यूएनजी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी गए, तो उन्होंने कहा है कि एक ग्लोबल गवर्नेंस, डिजिटल ग्लोबल गवर्नेंस होना चाहिए। देखिए अब वेस्ट का डोमिनेंस हमेशा, चाहे टेक्नोलॉजी रही हो, चाहे वो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस रहे, उनका डोमिनेंस रहा है। भारत की हमेशा कोशिश रही है कि ये डोमिनेंस एक तरफा न हो, उसमें ग्लोबल साउथ आए, उसमें अफ्रीकन यूनियन आए, उसमें लैटिन अमेरिका हो, और उसको लीड भारत करे। मुझे लगता है एक अच्छा मौका होगा जहां से पश्चिम को एक मैसेज जाएगा, और ईरान और रूस जैसे देश इस ब्रिक्स में शामिल हैं, जहां जो वॉर टॉर्न कंट्री हैं, तो इनको समझना पड़ेगा, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, कि आप आइसोलेशन नहीं कर सकते हैं अपने इकोनॉमिक लिबरल ऑर्डर से। आप यदि आइसोलेशन करेंगे तो एक विकल्प तैयार होगा, और उस विकल्प के लिए भारत हमेशा तैयार है। ठीक है संदीप जी, आएंगे आपके पास, रुक कर लेते हैं द्विवेदी जी का। द्विवेदी जी, जिस तरीके से अनुमान ये भी जताया जा रहा है कि यहाँ पर पीएम